जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय लॉर्ड लीटन के बारे में। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल देखेंगे तो सन 1876 से सन 1880 तक इनका कार्यकाल रहता है। ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल में जितनी भी घटना हुई है ना, हम उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड लीटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और इतिहासकार था। ध्यान रखिए, इतिहासकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक, ये तीनों ही कलाएं इनके अंदर थी। साहित्यिक कास्ट में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है ना। लॉर्ड लीटन को साहित्यिक इतिहास में इनको किसके नाम से जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे देखेंगे, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में अकाल पड़ता है। क्या होता है इनके कार्यकाल में? अकाल पड़ता है बहुत तेजी से। और लॉर्ड लीटन ने किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लीटन क्या करते हैं? लॉर्ड रिचर्ड, एक व्यक्ति रहते हैं रिचर्ड, इनसे मिलता जुलता नाम है, इसलिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में सन 1878 में एक अकाल आयोग की भी नियुक्ति कर देते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में ये अकाल आयोग की नियुक्ति करते हैं? तो रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची इनका नाम है। लॉर्ड लिटन इनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति करते हैं। कब? तो सन 1878 में। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया जाता है। एक बात याद रखिए, भारत के इतिहास में दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया है। पहली बार हम लोग पढ़ ही रहे कि 1 जनवरी 1877 को, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी पद पर, तो उन्हें भारत में सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। और उन्हें कौन सी उपाधि दी जाती है? तो कैसर हिंद की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। इसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार आयोजन भी होता है भारत में, और तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन होता है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। याद रखिए, तीसरा जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में होता है और 1911 में होता है ना। जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उनके आने की खुशी में जो दिल्ली रहती है, दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है ना, क्योंकि उससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफर किया जाता है। कब? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद नहीं होंगी। और जब वो आते हैं तो बम्बई में जो ताज होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये सब बनाया जाता है उनके स्वागत में, ठीक है ना, ताकि उनको ठहराया जा सके, है ना। आगे चलिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट दिल्ली दरबार के बारे में। तो पहला दिल्ली दरबार में किसके लिए किया गया था ये आयोजन? तो महारानी विक्टोरिया के लिए, और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। अच्छा देखिए, आपने कैसर हिंद की उपाधि के बारे में पढ़ा होगा, एक और व्यक्ति को दी जाती है, वो है महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को भी कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। लेकिन महात्मा गांधी, जब जलियांवाला का हत्याकांड होता है 1919 में अमृतसर में, तब ये महात्मा गांधी क्या करते हैं? अपने कैसर हिंद की उपाधि का वापस कर देते हैं अंग्रेजों को, क्योंकि उनके द्वारा ही ये उपाधि महात्मा गांधी जी को दी जाती है। ये सब बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना। आगे चल के लॉर्ड लीटन ने क्या किया? तो मार्च सन 1878 में लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्र, जिसे वर्माकुलर प्रेस एक्ट, पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में कि जो वर्माकुलर प्रेस एक्ट है वो किस वायसराय के कार्यकाल में आता है? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आता है। और ये आता ही क्यों है? वर्मा प्रेसकुलर एक्ट आता है इसलिए, ताकि आप कोई भी जो प्रेस है वो कोई भी समाचार पत्र नहीं छाप सकती है। यदि वो छापेगी तो उसे जो वायसराय हैं उनसे अनुमति की, परमिशन की पहले आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से काम किए जाते हैं इस एक्ट के माध्यम से ना। इसको लेकर क्या होता है? विरोध भी होता है। लेकिन ये इनके बाद में, जब ये लॉर्ड लीटन चले जाते हैं, तो फिर इसके बाद में आगे जो वायसराय आते हैं वो लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन आते हैं तो लॉर्ड रिपन फिर इसको हटा देते हैं, वर्माकुलर प्रेस एक्ट को। लेकिन आता किसके कार्यकाल में है? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। और इसको वापस कब लिया जाता है, मतलब इसकी समाप्ति कब होती है? तो लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इनके बाद जब ये 1880 में जाएंगे, इनके बाद आएंगे लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को भारत के, उनके कार्यकाल को भारत में स्वर्णिम युग भी कहा जाता है,
कि बहुत सारे अच्छे काम उनके कार्यकाल में होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये वर्माकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं और वो क्या करते हैं, लॉर्ड रिपन उसको समाप्त कर देते हैं। आगे देखिए, नोट डाल के लिख रहा है कि जो पायनियर अखबार ने वर्माकुलर प्रेस एक्ट सन 1878 का समर्थन किया था। एक व्यक्ति थे जिनके प्रेस का नाम था, क्या था, पायनियर अखबार था, जो अखबार छापते थे, उन्होंने इस एक्ट का सपोर्ट किया था कि ठीक है, इन्होंने ठीक किया, है ना। कोई भी व्यक्ति अब समाचार पत्र नहीं छाप सकता। यदि उसको समाचार छापना है या फिर कोई पत्रिका लॉन्च करनी है तो सबसे पहले किससे पूछा जाएगा, उस समय के जो वायसराय जो भी रहेंगे उनसे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में क्या होता है, सन 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित होता है। अब ये भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या होता है ना, ये होता है कि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शस्त्र रखने, उसका शस्त्रों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना। यदि कोई व्यक्ति शस्त्र रखता है तो उसे उस शस्त्र का लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था। यदि किसी व्यक्ति को शस्त्र रखना भी है तो क्या उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में किसी के पास जो पिस्तौल वगैरह होती हैं तो उनका लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके उस समय में हुआ कि कोई भी हथियार हो चाहे आपका, यदि आप उसको रखते हैं तो उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया। और इस एक्ट को क्या कहा जाता है, तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आता है ना। क्योंकि उस समय शस्त्र कौन, जो सिख होते हैं, सिख आपको पता होगा वो शस्त्र रखते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को लाया गया, इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई शस्त्र नहीं रखने दिया जाता है। आगे देखिए, तो देखिए लॉर्ड लीटन ने और क्या किया, तो लॉर्ड लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की। इन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम महाविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की थी लॉर्ड लीटन ने। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद ये लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की आयु में जो प्रवेश की आयु थी, उस सीमा को, उसकी जो सीमा थी वो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इन्होंने क्या किया, इस सीमा को घटाकर, पहले कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष थी लेकिन अब क्या हो गई, थोड़ी कम कर दी गई। बाद में लॉर्ड रिपन का ही कार्यकाल आता है और फिर वो पुनः इसको 19 से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर देते हैं। इस घटाई हुई आयु को वो पुनः बढ़ा देते हैं, इसीलिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड लीटन का कार्यकाल, ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जाना लॉर्ड लीटन का कार्यकाल, जिनका कार्यकाल सन 1876 से 1880 तक रहता है, ध्यान रखिएगा। इनके कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमने विस्तार से जाना, ठीक है। और यदि आपने इसको लास्ट तक देखा है तो इनके कार्यकाल में इतिहास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो से, इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो हमने सारे डिटेल से बनाए, सभी गवर्नर जनरल पर, 1857 की क्रांति पर, हमने जितने विद्रोह भारत में हुए हैं, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, सारे विद्रोह पर, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के सभी टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।